बच्चों, सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और मैंने पहले एक हिंदी का सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए डाला था यूट्यूब वीडियो पर। दूसरा मैं एक सैम्पल पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आशा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने इस सैम्पल पेपर की मदद से आप अपनी तैयारी और पूरी तरह से कर सकते हो और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तिवारी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैम्पल पेपर एक लिया हूँ, उसमें हम हिंदी के व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और अपनी तैयारी भी करेंगे। प्रश्न है क है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। जहाँ 2 स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य और चौथा है जटिल वाक्य। बच्चों, हम जानते हैं हम लोग कि जब 2 स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़ते हैं उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ख प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। पहला, दुर्घटना होने पर ड्राइवर को जान से मार दिया गया है। ये ऑप्शन मिश्र वाक्य नहीं हो सकता है। जो ही दुर्घटना हुई त्यों ही ड्राइवर को जान से मार दिया गया। दुर्घटना के जिम्मेदार ड्राइवर को जान से मार दिया गया। और चौथा ऑप्शन है, जैसे ही दुर्घटना घटी और ड्राइवर को जान से मार दिया गया। बच्चों, आप देख रहे हैं कि पहला जो है सरल वाक्य है, नहीं हो सकता है। दूसरा, ज्यों और त्यों, जिस वाक्य में ज्यों और त्यों शब्द जुड़े रहते हैं वह मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है, इसलिए ख का दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। तीसरा प्रश्न है, मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि तुम बिना आज्ञा के कार्यालय आए हो। रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है बच्चों। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा जटिल वाक्य। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जटिल वाक्य कोई वाक्य नहीं होता है। हमें इन्हीं 3 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि तुम बिना आज्ञा के कार्यालय आए हो, की शब्द लगा हुआ है बच्चों। तो जिस वाक्य में की शब्द लगा होता है वह वाक्य जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है और वह मिश्र वाक्य सही ऑप्शन होगा। घ है बच्चों, मैं घर पहुंचकर खेलने जाऊंगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद। ऑप्शन बच्चों दिया गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, चौथा है जटिल वाक्य। जटिल वाक्य नहीं होता है। इन्हीं 3 वाक्य में हमें मेरे ऑप्शन को देखना है। बच्चों, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में किंतु परंतु का शब्दों का प्रयोग होता है। मिश्र में ज्यों त्यों शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा पहला सरल वाक्य। गो अगला प्रश्न है बच्चों, सुषमा पढ़ रही है इसलिए शोर मत करो। रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, चौथा है जटिल वाक्य। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जिस वाक्य में जो इसलिए किंतु परंतु सब जुड़ा होता है वह जो है संयुक्त वाक्य होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होता है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। बच्चों, आपसे वाच्य के बारे में पूछा जाएगा और वाच्य के 4 प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न मल्टीपल होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहला है, अब पानी पिया जाए, इस वाक्य में वाच्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और सरल वाच्य। सरल वाच्य कोई वाच्य नहीं होता है। हमें कृतवाच्य में बच्चों पता होना चाहिए आपको कि कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में न जहाँ पर न कर्ता हो न कर्म प्रधान हो, जहाँ भाव प्रधान हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, अब पानी पिया जाए भाव में कहा जा रहा है, इसलिए बच्चों इसका सही उत्तर जो है भाववाच्य हो जाएगा। ख प्रश्न है, शिक्षक पढ़ा रहा है, वाक्य में वाच्य पूछा है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहाँ पर कृतवाच्य होता है, इसलिए यह जो है कृतवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य में से और द्वारा लगा होता है। भाववाच्य में न जहाँ पर कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। सरल वाच्य कोई वाच्य नहीं होता है, इसलिए बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतवाच्य। ग ऑप्शन है, ग प्रश्न है, फिर कभी देखा जाएगा, वाक्य में वाच्य पूछा है। फिर कभी देखा जाएगा ये भी जो है भाव में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर न तो कृतवाच्य होगा न तो कर्मवाच्य होगा न सरलवाच्य नहीं होगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य।
घ है, यह उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया है। वाक्य में वाच्य ऑप्शन दिया गया है बच्चों। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, चौथा है सरलवाच्य। सरलवाच्य कोई वाच्य नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। जिसमें से के द्वारा शब्द लगा हो वह कर्मवाच्य होता है। ये पहचानने का इसका बहुत आसान ट्रिक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। अंग है, अब चलें वाक्य में वाच्य। ऑप्शन दिया गया है बच्चों। पहला कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, चौथा है सरलवाच्य। सरलवाच्य कोई वाच्य नहीं होता है। यहाँ पर जो है हमारा जो है कृतवाच्य हो जाएगा। अगर वाक्य ऐसा रहता अब चला जाए शब्द रहता तब तो जो है भाववाच्य होता, लेकिन वाक्य में है अब चले शब्द जो होता है कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य नहीं होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में से और के द्वारा शब्द लगा होना चाहिए, इसलिए यह जो है कृतवाच्य होगा। प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। क ऑप्शन है, साधु ने कुटिया बनाई। रेखांकित पद का परिचय बनाना है। पद परिचय से बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ कुटिया के नीचे अंडरलाइन लगाया गया है, जिसमें हमें कुटिया का ही पद परिचय देना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कुटिया शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा होती है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक है, इसलिए इसका जो है सही ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है सही है, पहला ऑप्शन सही है। ख है, वहाँ एक आम भी न मिला। रेखांकित पद का परिचय क्या हो गया। एक शब्द है बच्चों, पता होना चाहिए कि एक शब्द जो है निश्चित होता है, निश्चित शब्द है, निश्चित हो गया। संख्यावाचक है, ये संख्यावाचक हो गया। विशेषण है और पुल्लिंग है। संख्यावाची है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और एक शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है पहला होगा। ग है, वह तेज दौड़ता है। रेखांकित पद का परिचय पूछा है, इसमें तेज शब्द आया है। तेज है यानी क्रिया विशेषण है, जो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताए। दौड़ तो रहा है, दौड़ना शब्द क्रिया हो जाएगा और उसकी विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण है, तो तेज जो है क्रिया विशेषण है और कालवाचक है, समय का बोध करा रहा है, इसलिए यह जो है कालवाचक जो है क्रिया विशेषण होगा। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ स्थान का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेष, जहाँ पर रीति ढंग का बोध होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेष, जहाँ पर जो परिमाण की मात्रा का बोध होता है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, पहला ऑप्शन बच्चों सही है। घ, हम स्वतंत्रता का स्वागत करते हैं। रेखांकित पद का परिचय पूछा है। स्वतंत्रता शब्द आपको पता होना चाहिए बच्चों। तापन घट लगा करके जो है भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द होता है, स्वतंत्रता एक वचन है और कर्म कारक है, कर्म का बोध हो रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है। अंग है, वह मोटी औरत हमेशा बीमार रहती है। रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। मोटी शब्द है, मोटी बच्चों पता होना चाहिए। यह गुण है किसी का, गुणवाचक हो जाएगा और यह विशेषण है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है और विशेष इसमें औरत है, क्योंकि औरत की विशेषता बताया है, तो औरत आप विशेष हो जाएगा और मोटी विशेषण हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य औरत। छठा प्रश्न आता है, रस से बच्चों प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न जो है आपके मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें जो है पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। क है, रद रस का आलंबन विभाव क्या होता है। बच्चों आलंबन विभाव का मतलब ऐसा विभाव जिसके द्वारा वह रस की उत्पत्ति हो, जिससे रस का भाव प्रकट हो जाए, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यहाँ पर रद रस का आलंबन विभाव विरोधी व्यक्ति, सुरोधी व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन दिया जिससे क्रोध आ रहा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों रौद्र का रस का आलंबन हो, जिसके सहारा पा करके जो रस वह उत्पन्न होता है, तो इसमें विरोधी माने जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा विरोधी व्यक्ति है, उसे देख करके आपका क्रोध का भाव प्रकट हो गया, उसके सहारा से आपको क्रोध का भाव प्रकट हुआ, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विरोधी व्यक्ति। ख है, विभत्स रस का स्थायी भाव होगा रति। रति बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो बच्चों विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है जुगुप्सा जो है सही उत्तर होगा।
ग है निम्नलिखित में से रद रस का उदाहरण होगा। राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नगमे पर छाहिन याति सभे सुधि भूल गई करटे की रही पलटारत नाही। यह जो है राम के रूप यहाँ श्रृंगार रस का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो श्रृंगार रस का उदाहरण है। हमें प्रश्न पूछा है रद रस का उदाहरण बच्चों, ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। नाक तमंचे जैसी इसकी उसकी नाक दुनाली, किसी किसी की भरी भरी सी किसी किसी की खाली। बच्चों ये हास्य रस का उदाहरण है, यहाँ पर हंसी का भाव हो रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है रे निप बालक काल बस बोलत तो हिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरा धनु बीर सकल संकार राम सकल संसार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तुलसीदास जी इसके रचयिता है। बच्चों रद रस जो है ये होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। और चौथा ऑप्शन इसका गलत है। घ प्रश्न है बच्चों वीर रस का स्थायी भाव बताइए। बच्चों रस में आपका स्थायी भाव लिखने के लिए आता है। मैं इसका बहुत ही एक सुंदर सा छोटा सा वीडियो एक बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बहुत ट्रिक के माध्यम से कि आपकी पूरी लाइफ वो है जो है रस याद रहेगा। तो वीर रस का स्थायी भाव बताइए। बच्चों वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन जो है सही है। अंग है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मीराबाई की रचना है, मीराबाई की रचना है और इसमें रस का नाम बताना है। वीर रस नहीं होगा, कौन रस भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कौन दुख का कोई भाव नहीं है। भक्ति रस वात्सल्य रस दोनों रस हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे जो सही ऑप्शन होगा बच्चों भक्ति रस होगा, क्योंकि यहाँ वात्सल्य का कोई बोध नहीं हो रहा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा भक्ति रस, क्योंकि मीराबाई की भक्ति भगवान कृष्ण से है, इसलिए यह भक्ति रस होगा। सातवां प्रश्न है गद्य निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक का एक जो है गद्य से पाठ दिया गया है। बच्चों इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी की टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक सी, दूसरे हाथ में एक बांस पर आगे बहुत से चश्मे के लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रखा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। इसी गद्य संकलन को गद्य को पढ़ करके हमें नीचे पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। हलदार ऊपर साफ लिखा गया है बच्चों, हलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए पहला ऑप्शन जो है सही है। आपको इस प्रश्नों का उत्तर इसी जो है गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। ख प्रश्न है बच्चों हलदार साहब किसे देख करके अवाक रह गए। हलदार साहब जो है चश्मे वाले को देख करके अवाक रह गए। आप गद्य को पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों चश्मे वाले ने अपना चश्मा का बांस कहाँ टिका रखा था। बच्चों साफ लिखा है कि एक बंद दुकान के सहारे, इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा, बंद दुकान के सहारे। गद्यांश में एक उपसर्ग युक्त शब्द क्या होगा। उपसर्ग युक्त जो माने ऐसे शब्द जो है वाक्यांश पे पहले जुड़ करके उसके अर्थ का परिवर्तन कर देनी, उसका एक निश्चित अर्थ निकालना चाहिए। पान वाला, पान तो पान वाला शब्द कोई अर्थ नहीं, इसलिए नहीं होगा। हालदार शब्द को आप अगर बड़ विच्छेद कर रहे हैं, हाल और दार, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तीसरा चश्मे प्लस वाला, ये भी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उपसर्ग युक्त उप में दू शब्द और कान, दू और कान दुकान शब्द जो है उपसर्ग युक्त जो है शब्द हो जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा। जो गद्य हमने पढ़ा इस गद्यांश के लेखक का नाम बच्चों स्वयं प्रकाश जी की ये रचना है। आप पढ़े हैं नेताजी का चश्मा से लिया गया है, इसलिए इस गद्यांश के लेखक स्वयं प्रकाश है। अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। मूर्ति की आंखों पर कौन सा चश्मा लगा था। बच्चों आपने पढ़ा है कि मूर्ति की आंखों पर जो है सरकंडे का चश्मा लगा था, पत्थर और प्लास्टिक का चश्मा नहीं होगा, सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। ख प्रश्न है बच्चों भगत किसे सहाय मानते थे। खुद को गलत ऑप्शन है, ईश्वर को भी नहीं मानते थे, किसी को नहीं। सही ऑप्शन बच्चे हो गया कबीर को। भगत जी जो है कबीर साहब को जो है अपना सहाय मानते थे। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित का वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए।
मन की मन ही माज रही, सूरदास की रचना है। कहिए जय कौन पे ऊधो राही प्रत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरह दही, चाहत हुति गुहार जीतहि ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी है क्यों मर ज्यादा न लही। जो है गोपियों के भाव को सूरदास ने वर्णन किया है। पहला प्रश्न इसमें से पूछा गया है, किसके मन की बात मन में रह गई, मन की मन ही माज रही, गोपियों की, कृष्ण की, उद्धव की, किसी की नहीं। बच्चों सही उत्तर हो जाएगा कि गोपियों के जो है मन की बात जो है मन में रह गई, क्योंकि गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उद्धव के द्वारा जो योग संदेश आया था गोपियों ने उसे नकार दिया, इसलिए गोपियों के मन की बात जो है मन में रह गई। अगला प्रश्न है बच्चों ख, गोपियां कौन सी व्यथा सहन कर रही थी। पहला ऑप्शन दिया गया है कृष्ण के वियोग की, उदय के आने की, प्रेम में डूबने की और उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों आप लोगों को उत्तर समझ में आ गया होगा कि गोपियों को कौन सी व्यथा था, कौन सा कष्ट था। तो कृष्ण के वियोग की थी, उद्धव के आने की कोई उनके पास व्यथा नहीं थी, प्रेम में डूबने की नहीं थी, उपयुक्त में कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कृष्ण के वियोग की, क्योंकि जब से भगवान कृष्ण चले गए थे गोपियों का कष्ट जो है दिन रात बढ़ रहा था। ग है प्रश्न बच्चों, इसे सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई। पहला ऑप्शन दिया गया भ्रम के गुंजन को सुनकर। बच्चों ये ऑप्शन नहीं होगा। सूरदास के गीतों को सुनकर ये भी गलत है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण के योग संदेश को सुनकर के। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा कृष्ण के योग संदेश को सुनकर के गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई। विरह अग्नि का मतलब होता है मन की व्यथाएं। विरह अग्नि भगवान कृष्ण के प्रेम में वियोग को बताया गया है। तो किसी सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कृष्ण के योग संदेश को, क्योंकि कृष्ण के योग संदेश को सुनकर के गोपियों की विरह वेदना मिलने की इच्छा उनसे और अधिक बढ़ गई। घ है, गोपियां किस आशा में तन मन की व्यथा को सहन कर रहे हैं। गोपियां तन शरीर की और मन के कष्ट को किस आशा में सहन कर रही थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ बच्चों उद्धव के संदेश के सुनने की। गलत ऑप्शन है कृष्ण के आगमन की। तीसरा दोनों सही है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण के आगमन की। गोपियों को आशा था कि भगवान कृष्ण जरूर आएंगे, इसलिए शरीर और मन दोनों के कष्टों को सहन कर रही हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण के आगमन की। अंगा है बच्चों, काव्यांश में गोपियां कृष्ण को क्या उलाहना दे रही हैं। पहला ऑप्शन है योग संदेश भेजने का, स्वयं न आने का। तीसरा है प्रेम की मर्यादा का पालन न करने का। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम की मर्यादा पालन न करने का। इसीलिए गोपियों ने भगवान कृष्ण को राजनीतिबाज कहा है और इसलिए भगवान कृष्ण को गोपियां उद्धव जी के द्वारा उलाहना दे रही हैं कि भगवान कृष्ण प्रेम की मर्यादा को पालन नहीं कर रहे हैं। यह उनकी उलाहना था, वही उनकी शिकायतें थी। लास्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनना है। क है, परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था। परशुराम जी क्रोधित क्यों हो गए थे। पहला राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। राम का जनक सभा में आना। बच्चों ये गलत ऑप्शन है। शिव धनुष का टूटना। लक्ष्मण का परशुराम से बात करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों आप इसका उत्तर जान गए होंगे। सही उत्तर होगा शिव धनुष का टूटना। जब शिव का धनुष टूटा तब परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे। यह उनके सबसे बड़ा क्रोध का कारण था। ख है, भानुवंश राकेश कलंकों में कौन सा अलंकार होता है। बच्चों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 9th में। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का मतलब ये होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में और उपमान दोनों का जो है उपमा दिया जाए, वह जो उपमा अलंकार होता है ये भी नहीं होगा। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान दोनों को एक कर दिया जाता है, और रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। बच्चों भानुवंश हैं, भानुवंश राकेश कलंकु, यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रूपक अलंकार। बच्चों ये सही उत्तर हुआ।